अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है मेजरमेंट इन क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स में किसी भी ऑब्जेक्ट की मेजरमेंट कैसे की जाती है। मेजरमेंट इन क्वांटम मैकेनिक्स, किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज करने के लिए क्लासिकल मैकेनिक्स में और क्वांटम मैकेनिक्स में बहुत ही फ़र्क है। क्वांटम मैकेनिक्स में हम किसी भी ऑब्जेक्ट की जब इमेज करते हैं तो उसे हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक हिस्सा वो होता है जिसे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, और दूसरा हिस्सा वो होता है जिसके ऊपर हम कोई ऑपरेटर यूज़ करते हैं और उसकी आइगन वैल्यू निकालने के बाद उसके बारे में बता सकते हैं कि इसका मेजरमेंट क्या है। जो ऑब्जर्वेबल ऑब्जेक्ट होता है उसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं, इजीली उसे मेजर किया जा सकता है। और जो क्वांटम मैकेनिक्स आपके पास हम यूज़ करते हैं वो बेसिकली उसी मेजरमेंट के ऊपर ही बनाई गई है। किसी जो आपके पास स्मॉल ऑब्जेक्ट होते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के उनकी मेजरमेंट, उनकी लेंथ फाइंड आउट करने के लिए जो ऑपरेटर हम यूज़ करते हैं उसकी जो आइगन वैल्यू आती है वो कैसे मेजर की जाती है, किस ऑपरेटर के साथ मेजर की जाती है, ये हम सब कुछ कर क्लासिकल मैकेनिक्स में हम नहीं कर सकते। ये हम यूज़ करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में। क्वांटम मैकेनिक्स में जो हम मोस्टली यूज़ करते हैं एच, जिसे प्लांक कांस्टेंट कहा जा सकता है। ये एक नहायत ही एक छोटा अदद है जिसकी वैल्यू आपके पास होती है 6.63 मल्टीप्लाई 10⁻⁻34। ये कितना छोटा अदद है, अगर आप इसे जूल सेकंड में मापें तो ये वैल्यू बनती है। अगर ये आपके पास जो प्लांक कांस्टेंट एच है, ये जो आपके पास एच नज़र आ रहा है यहाँ पे, अगर ये वैल्यू यहाँ पे अगर इसकी हो जाए 0 तो क्वांटम मैकेनिक्स की हमें कभी भी ज़रूरत ना पड़ती और पूरी कायनात क्वांटम मैकेनिक्स की ताबे होती और फिर ज़िंदगी भी नामुमकिन हो सकती थी। और इसके बरक्स अगर देखा जाए, एच की वैल्यू जो आपके पास प्लांक कांस्टेंट है इसकी वैल्यू 0 होती तो क्वांटम मैकेनिक्स की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर एच की वैल्यू 0 से ग्रेटर होती या लेस होती तब इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता, क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर या क्लासिकल मैकेनिक्स के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता था। कहते हैं अगर आपके पास एच की कीमत इससे जो एच की वैल्यू है 6.63 मल्टीप्लाई 10⁻34 इससे कम हो जाती तो दुनिया मुकम्मल तौर पर आपके पास क्लासिकल हो जाती, क्वांटम मैकेनिक्स की ज़रूरत ही हमें ना पड़ती। और अगर एच की कीमत इससे बड़ी हो जाती तो हर चीज़ में गैर यकीनत आ जाती। गैर यकीनत इस तरीके से आ सकती थी कि आपके पास जो कोई भी जितने भी आपके पास सब्जेक्ट होते उनकी आप मेजरमेंट एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं कर सकते थे। जो किसी भी ऑब्जेक्ट की जब आप मेजरमेंट करते हो आपके पास अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आती, किसी भी ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट मेजरमेंट हम फाइंड आउट नहीं कर सकते थे और हमें हर फील्ड में क्वांटम मैकेनिक्स की ज़रूरत पड़ती। हाउ मेजरमेंट डिस्टर्ब सिस्टम, जो मेजरमेंट होती है किसी ऑब्जेक्ट की वो पूरे सिस्टम को कैसे डिस्टर्ब कर सकती है। कहते हैं कंसीडर एन एक्सपेरिमेंट दैट मेजर द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन लिया गया है। फॉर दिस वी नीड टू बम्बार्ड द इलेक्ट्रॉन विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जी, एक इलेक्ट्रॉन लें, उसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ज़रिए उसके ऊपर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बम्बार्डमेंट करवाएं तो आपको जो रिज़ल्ट आएगा उसके ज़रिए आप बता सकते हैं कि इसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, उसकी मेजरमेंट क्या हो सकती है। एक जो आपके पास है इसमें से डिफरेंट टाइप की लाइट्स आप क्रॉस कराएंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। अगर आप रेड लाइट इसमें से पास करवाने की कोशिश करेंगे ये पास नहीं होगी, उसके आपके पास जो मेजरमेंट होगी बिल्कुल ज़ीरो होगी, ना होने के बराबर होगी, इसमें से पास भी नहीं होगी। लेकिन इसके बरक्स अगर आप ब्लू लाइट या ग्रीन लाइट इस्तेमाल करते हैं, ग्रीन लाइट जो होती है वो उसमें से कुछ ना कुछ हद तक गुजर जाती है, मुकम्मल पास नहीं होती। और इस तरह ब्लू लाइट जो आपके पास होती है वो उसकी आपके पास रेडिएशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं, वो उस इलेक्ट्रिक इफेक्ट को जो आप शीट यूज़ कर रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट उसको क्रॉस करके गुजर जाती है। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि रोशनी आपके पास जो है एक ज़रा है जो किसी भी शगाफ में से गुजर सकती है। और शगाफ आपके पास अगर उसमें कोई कुछ आपके पास छोटा सा हिस्सा अगर
लेज़र लाइट की तरह है, ठीक है, तब गुजर सकती है। अगर मुकम्मल आपके पास शफाफ क्लोज है, जैसे अगर आपने रेड लाइट यूज़ करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वो पास नहीं होगी। शगाफ आपने कुछ ऐसा यूज़ करना है, ऐसा सेलेक्ट करना है जहाँ से लाइट इजीली क्रॉस हो सके। तो उस तरीके वहाँ से हम उस इफेक्ट के ज़रिए से हम पता चला सकते हैं कि आपके पास जो रोशनी गुजरी है या ज़रा जो आपके पास इलेक्ट्रॉन का गुजरा है उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स की तादाद मेजरमेंट कैसे फाइंड आउट होगी, तो उस इफेक्ट के ज़रिए से हम उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो एक साइंटिस्ट था लुइस डी ब्रोगली, उसने अपना एक तज्ज़िया पेश किया था, मुशाहिदा दिया था कि आपके पास जो रोशनी है वो एक लहर है, वेव की तरह है। तो उसकी जो मेजरमेंट है वो आपके पास लैम्डा लैम्डा के इक्वल है। लैम्डा आपके पास यहाँ पे एक वेवलेंथ के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इस लैम्डा की वैल्यू मोस्टली जो यूज़ की जाती है वो आपके पास क्या है, 2πv। एच वी यहाँ पे जो आपको नज़र आ रहा है, यहाँ जब इसे आप सॉल्व करेंगे एच वी को, यहाँ पे एच सी ओवर वी, सी बेसिक जो यहाँ पे लैम्डा है वो आपके पास इक्वल होता है एच ओवर पी के। और ये उसकी वैल्यू निकालने के बाद ये अप्रोक्सीमेट रिजल्ट आता है 10⁻⁴ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो उस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ज़रिए उस प्लेट से शुआफ से गुजर गया। उसका जो एंड में रिजल्ट आता है वो आपके पास ये होता है 10⁻⁴। और अगर आप काइनेटिक एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं तो उस काइनेटिक एनर्जी की तरह उसका जो ऑपरेटर होगा जो उसके ऊपर सेटिस्फाई होगा वो हम यूज़ करेंगे। तो उसके आपके पास जो टेम्परेचर टी फॉर्म में आपके पास रिजल्ट आएगा, टी वो आपके पास इक्वल होता है p²/2m। और क्वांटम मैकेनिक्स में इस तरह के ऑपरेटर आपके पास काफ़ी सारे मिलते हैं जिनके आप मेजरमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है जो आपके पास इसका कंसेप्ट जो मेजरमेंट का है वो डिफरेंट टेक्निक्स में आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप वेव फंक्शन लेते हैं, वेव फंक्शन में जो आपके पास होती है मुकम्मल तौर पर जितनी आप इंफॉर्मेशन उसमें से लेना चाहें वो आप हासिल कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो आप यूज़ करते हैं, ये आपके पास जो साई फंक्शन आ रहा है जो वेव फंक्शन में हम यूज़ करते हैं, ये बेसिकली नज़र नहीं आता। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में हम इसे इसकी मेजरमेंट कर सकते हैं। इसका जो ऑपरेटर होता है, डेफिनेट ऑपरेटर होता है जो इसके ऊपर इजीली ऑपरेट किया जा सकता है, उसके ज़रिए हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में आप हर चीज़ देख सकते हैं, उसे माप भी सकते हैं, उसके लिए कोई ना कोई ऑपरेटर होता है और उसको फंक्शन पर जो आप फंक्शन यूज़ कर रहे हैं उसी तरह का ऑपरेटर लेंगे, उसको ऊपर अमल करवा के आप दूसरा फंक्शन जो आपके पास रिजल्ट में आएगा आइगन वैल्यू की सूरत में, वो आपके पास आइगन वैल्यू जो होगी वो उसके मेजरमेंट को शो करेगी। क्या जो आपने फंक्शन लिया उसके मेजरमेंट क्या आई है, वो आइगन वैल्यू जो होगी वो आपको बताएगी। जैसे कि आपको पहले बताया गया है कि आपके पास किसी भी ऑब्जेक्ट की जब आप मेजरमेंट करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में से दो पार्ट्स में आप डिवाइड करते हैं। एक पार्ट वो होता है जो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, दूसरा पार्ट वो होता है जिसके ऊपर कोई ऑपरेटर आप यूज़ करके उसके आइगन वैल्यू चेक करते हैं, और आइगन वैल्यू जो आपके पास आती है वो इसको मेजरमेंट को शो करती है। तो सेम इसी तरीके यहाँ पे आपके जो एग्जाम्पल ये कहते हैं, कंसीडर अ सिस्टम विच इज़ इन अ स्टेट साई। साई खुद नज़र नहीं आता, लेकिन इसके जब आप क्वांटम मैकेनिक्स में इसके ऊपर कोई ऑपरेटर यूज़ करते हैं तब आप इसके आइगन वैल्यू में बता सकते हैं कि आपके पास इसकी मेजरमेंट क्या होगी। बिफोर मेजरिंग एन ऑब्जर्वेबल ए, मेजरमेंट करने से पहले आप एक ऑब्जर्वेबल लेते हैं, जो ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं उसे डिवाइड करेंगे, एक ऑब्जर्वेबल फंक्शन आएगा जो कि एक इक्वल है, और दूसरा साई खुद होगा जो नज़र नहीं आ रहा। The state psi can represented by a linear supposition of the eigenstate। जो इसका आपके पास रिजल्ट आएगा वो इक्वेशन 3.30 में ये जो आपके पास नज़र आ रही है आपके पास ये आएगा रिजल्ट। ए एन जो आपके पास ये आइगन वैल्यूज़ आई हैं जो फंक्शन आप यूज़ करेंगे और इसके ऊपर जो ऑपरेटर आप यूज़ करेंगे। तो ये एंड में आपको यहाँ पे बताया गया क्या था, बिफोर अ मेजरमेंट वी डू नॉट नो इन एडवांस विद सर्टेनिटी इन विच आइगन स्टेट अमोंग द वेरियस स्टेट्स। ठीक है,
तो मेजरमेंट करने से पहले आप किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते कि वो कौन सी स्टेट है, उसके ऊपर कौन सा आप ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं और उसके आइगन वैल्यूज़ क्या आएंगी उसके बारे में आप नहीं बता सकते। अ सिस्टम विल बी आफ्टर द मेजरमेंट ओनली अ प्रोबेबिलिस्टिक आउटकम्स इज पॉसिबल। और उसके ऊपर जो आप ऑपरेटर यूज़ करते हैं उसके पॉसिबल आउटकम्स कितने आते हैं, प्रोबेबिलिटी उसकी शो करेगी आपके पास उसका रिजल्ट क्या होगा। उसके लिए जो आप फार्मूला यूज़ करते हैं वो आपके पास इक्वेशन 3.31 में दिखाया गया है। और किसी भी फंक्शन के लिए जो आप फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, कोई ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं, उसकी मेजरमेंट फाइंड आउट करने जा रहे हैं, उसके बारे में आप एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते कि उसके आपके पास जो ऑपरेटर इस्तेमाल करेंगे उसके ऊपर पॉसिबल आउटकम्स कितने आएंगे, ये एग्जैक्ट आप उसके बारे में नहीं जजमेंट कर सकते। तो इस तरीके से आपके पास जो क्वांटम मैकेनिक्स है क्लासिकल मैकेनिक्स के बहुत ही डिफरेंट है। क्वांटम मैकेनिक्स में आप स्मॉल ऑब्जेक्ट्स जो बिल्कुल नज़र नहीं आते, जैसे अभी एक एग्जांपल ली थी हमने साई की, और इस तरीके से आपके पास जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन यूज़ किए गए हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन में उसमें मौजूद प्रोटॉन मेजरमेंट की गई, और जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ज़रिए हमने लाइट्स चेक की, उसकी वेवलेंथ लैम्डा चेक किया, उसके बारे में जो प्रॉपर रिजल्ट हैं वो हम क्वांटम मैकेनिक्स के ज़रिए ही चेक कर सकते हैं, तो क्लासिकल मैकेनिक्स के ज़रिए हम नहीं कर सकते। तो इस तरह के काफ़ी ऑब्जेक्ट थे जिनको मेजर करने के लिए हमने क्वांटम मैकेनिक्स का इस्तेमाल किया। तो नेक्स्ट है आपके पास एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़। जी, एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ जो हम यूज़ करते हैं, ऑपरेटर यूज़ करते हैं किसी भी स्टेट के ऊपर, फंक्शन के ऊपर, वेक्टर स्टेट में जो बेसिस बनाई जाती हैं उसके बारे में जो आप मेजरमेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे उसके फार्मूला आपके पास इक्वेशन 3.32 में दिया हुआ है। ये आपके पास एक साइज स्टेट थी, ठीक है, डायरेक्ट नोटेशन में इसका आपके पास ऑपरेटर यूज़ किया गया। और इसके बाद इसके ऊपर आप अगर हैमिल्टोनियन इक्वेशन चेक करना चाहें, हैमिल्टोनियन इक्वेशन में आपके पास मौजूद जो एनर्जी होती है किसी भी सिस्टम की उसकी मेजरमेंट कैसे चेक करते हैं उसके बारे में आपके पास जो फॉर्म मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया हुआ है वो आपके पास ई इज इक्वल एच ऑपरेटर, ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है जो कि इस साइज स्टेट में इस्तेमाल किया गया है। द एक्सपेक्टेशन वैल्यूज ए एट represent the average result of measuring A on the state psi. To see this using the complete set of eigenvectors phi n of A as a basis, जितनी भी आप जो स्टेट यूज कर रहे हैं, जो वेक्टर यूज कर रहे हैं उसकी आप बेसिस बनाएंगे। साई आप अगर यूज कर रहे हैं साई एन एट एन टाइम यूज कर रहे हैं तो इसकी बेसिस आपके पास बनेंगे साई वन, साई टू, साई थ्री एंड सो ऑन, जितने भी आप वेक्टर जिसमें आप यूज करेंगे उन सब के ऊपर जो आप ऑपरेटर यूज करेंगे जर्नल वैल्यूज, और उसकी जो एवरेज रिजल्ट आएगा वो आप कैसे मेजर कर सकते हैं उसके बारे में आपके पास ये रिजल्ट दिया हुआ है 3.33 इक्वेशन में। समेशन सिग्मा एन, एन की वैल्यूज जर्नल वैल्यूज हैं, यहाँ आप 1 से स्टार्ट कर सकते हैं, 1 से इन्फिनिटी तक, जो एन तक जो जितनी भी वैल्यूज आपके पास जितनी उसकी बेसिस बनेगी एट टाइम्स एन तक आप मेजर कर सकते हैं। तो ये जो आपके पास ये एन है ये शो रिप्रेजेंट करेगा आइगन वैल्यूज की जो एवरेज रिजल्ट आएगा, वेयर वी हैव यूज जो एन ये स्टेट आपने यूज़ की और उसकी बेसिस बनाते हुए ए ऑपरेटर यूज़ किया, रिजल्ट में आपके पास ए एन आपके पास आइगन वैल्यू आई, और डेल्टा एन एम यहाँ पे यूज जो किया गया ये आपके पास डायरेक्ट डेल्टा है। अगर सिस्टम में जो ऑब्जेक्ट यूज़ किया जा रहा है एन और एम इसके अगर सेम वेक्टर है, एक ही फंक्शन है, तो एन और एम सेम हो जाएंगे। डेल्टा डायरेक्ट डेल्टा में अगर आपके पास डेफिनेशन जो इसकी थी आई और जे अगर सेम हो जाते हैं तो वो किसके इक्वल आ जाता है, 1 के इक्वल, और जो आपके पास रिजल्ट में ए एन आएगा सिंपल आपके पास एक आइगन वैल्यू आ जाएगी जो कि आप सिस्टम में यूज़ कर सकती हैं उसके मेजरमेंट के हवाले से।
इस तरीके से कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट की अगर आप प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं तो प्रोबेबिलिटी विद स्टेट जो आपके पास रिजल्ट आएगा वो आपके पास साई सिग्मा एन ए एन इज इक्वल पी एन इक्वेशन 3.34 में जो आपके पास नज़र आ रहा है। किसी भी ऑब्जेक्ट की एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए आप ये इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं। दैट इज द expectation values of an observable is obtained by adding all permissible eigenvalues of an। जितनी आपने बेसिस यूज की, जितने उनके रिजल्ट आएंगे, सबको एवरेज निकालने के बाद जो आप आइगन वैल्यूज के बारे में बता सकते हैं या आपके पास एक्चुअल रिजल्ट आया वो आप ए एन यूज कर सकते हैं। और प्रोबेबिलिटीज के बारे में आप कह सकते हैं आपके पास पी एन है, और इसको अगर डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम में इसकी इंटीग्रेशन फाइंड आउट की जाए, जो आप इंटरवल फाइंड आउट करने जा रहे हैं नेगेटिव इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, इसके दरमियान जो कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको मेजरमेंट फाइंड आउट करने के लिए आप इक्वेशन यूज कर सकते हैं 3.35। उसके बाद आपके पास ये एग्जांपल है 3.4। कंसीडर अ सिस्टम हु स्टेट इज गिवन इन टर्म ऑफ अ कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑफ 5 वेक्टर्स। 5 वेक्टर्स आपके पास दिए हुए हैं 5 1 से 5 2 5 3 5 4 एंड 5 5। क्या ये ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स हैं? अगर ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स कौन से होते हैं? और जैसे कि अगर आप 5 1 को 5 1 से ही मल्टीप्लाई करते हैं, रिजल्ट आपके पास क्या आएगा? 1 आएगा। 5 2 को 5 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, रिजल्ट 1 आएगा। सेम इसी तरीके से 5 4 को 5 को खुद अपने आप के साथ जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट इनका क्या आएगा? 1 आएगा। तो हम कहते हैं कि आपको बच्चे जो वेक्टर दिए हुए हैं ये कौन से ऑर्थोनॉर्मल सेट्स हैं। और साई इनके ऊपर जो फंक्शन डिफाइंड है, वैल्यूज इनकी आइगन वैल्यूज दी हुई हैं 1/√19 प्लस 2/√19 2/√19 एंड वेयर फाई एन आर आइगन स्टेट्स टू द हैमिल्टोनियन एच फाई एन एन एप्सिलॉन नॉट। ये हम इक्वेशन यूज करेंगे इसके हैमिल्टोनियन एनर्जी सिस्टम फाइंड आउट करने के लिए। विद एन इज इक्वल, एन यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं 1 2 3 4 5। अगर आप एन 1 यूज करेंगे तो आपके पास फर्स्ट वेक्टर होगा, एन 2 यूज करेंगे तो ये सेकंड वेक्टर होगा। 3 के लिए, 4 के लिए और 5 के लिए आप डिफरेंट वेक्टर्स जो गिवन है ये आप यूज कर सकते हैं। एंड वेयर एप्सिलॉन नॉट हैज द डायमेंशंस ऑफ एनर्जी। किसी भी सिस्टम की एनर्जी निकालने के लिए उसके साथ क्या करेंगे? उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, वो आपके पास अप्रोक्सीमेट रिजल्ट आ जाएगा कि आपने सिस्टम में कितनी एनर्जी यूज की है। जी, अब हमने एनर्जी फाइंड आउट करनी है किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए। जो वेक्टर हमने यूज किए हैं यहाँ पे, इफ द एनर्जी इज मेजर्ड ऑन अ लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल सिस्टम दैट आर ऑल इनिशियली इन द स्टेट। इस स्टेट में आपने जितने आपके पास वेक्टर यूज हुए हैं उनकी एनर्जी फाइंड आउट करनी है, और व्हाट वैल्यूज वुड वन ऑब्टेन एंड विद व्हाट प्रोबेबिलिटीज। जब आप उसके इनिशियल फॉर्म एनर्जी, इनिशियल स्टेट सिस्टम में आप उसकी एनर्जी फाइंड आउट करेंगे तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो कितने पॉसिबल आउटकम्स के बाद आ सकता है कि आपने 5 वेक्टर यूज किए हैं और उसके लिए आप कितनी एनर्जी कंज्यूम करेंगे। और बी पार्ट में आपने ये फाइंड करना है एवरेज एनर्जी ऑफ वन सच सिस्टम। ये आपके पास सिर्फ एक सिस्टम दिया हुआ है जो कि आपके पास ऑर्थोनॉर्मल सेट में दिया हुआ है। अगर इस तरह के कोई और सिस्टम अगर आप एनर्जी फाइंड आउट करना चाहते हैं तो मुकम्मल एवरेज एनर्जी क्या होगी जो हम इस तरह के सिमिलर ऑब्जेक्ट्स के अंदर, सिमिलर सिस्टम के अंदर हम एनर्जी कंज्यूम कर सकते हैं, उसकी एवरेज एनर्जी हमने फाइंड आउट करनी है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सॉल्यूशन कहता है फर्स्ट नोट दैट साई इज नॉट नॉर्मलाइज्ड। स्टेट जो आपके पास है वो नॉर्मलाइज नहीं है कोई, जो कि आपके पास अगर इसे आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे रिजल्ट, जैसे यहाँ पे साई को साई के साथ एक ही वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे इस एक ही सिस्टम में रहते हुए, अगर उससे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 1 से 5 तक की एन स्केयर साई एन और साई एन। यहाँ पे जब एन 1 यूज करेंगे तो साई 1 और फाइव 1 और फाइव 1 होगा। 2 यूज करेंगे तो फाइव 2 और फाइव 2। 3 यूज करेंगे तो फाइव 2 और फाइव 3 और फाइव 3। और 5 यूज करेंगे तो फाइव 5 और फाइव 5 आपस में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि आपके पास बताया गया है, ये जो आपके पास
सिस्टम में जो स्टेट यूज़ की जा रही हैं साई एन, ये कौन सी हैं? ऑर्थोनॉर्मल स्टेट्स हैं। इन्हें जब आपस में आप मल्टीप्लाई करेंगे रिजल्ट 1 ही आना है। तो यहाँ पे जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे खुद के साथ, 1 का स्क्वायर 1, 19 स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 19 आ जाएगा, 5 1 और 5 1 क्या आ जाएगा? 1। तो यहाँ पे आपके पास रिजल्ट आ गया 119। सेम इसी तरीके से 419 जब आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद इनके एलसीएम लेंगे, फाइनल रिजल्ट आपके पास आएगा 15/19। सिंस 5jk इज इक्वल, डायरेक्ट डेल्टा यहाँ पे बताया गया jk, अगर j और k दोनों सेम है तो रिजल्ट आपके पास क्या आएगा? डायरेक्ट डेल्टा का 1 आना चाहिए। नेक्स्ट, उसी सिस्टम में रहते हुए अगर उसकी आप आइगन स्टेट्स विद हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के साथ फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसकी इक्वेशन आपके पास गिवन थी, जो कि आपके पास थी एच फाई एन एन एप्सिलॉन नॉट फाई एन। जो आप इस सेट में से जो वेक्टर यूज करना चाहें उसकी हैमिल्टोनियन फॉर्म इजीली निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस इक्वेशन। तो सिंस ई एन इज इक्वल फाई, ये ऑपरेटर यूज करेंगे, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर ऑफ द वेक्टर्स फाई एन के साथ, एन एप्सिलॉन नॉट फाई एन और फाई एन जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे डायरेक्ट डेल्टा या नॉर्मल स्टेट में ये क्या हो जाएंगे? 1 हो जाएंगे। एन को आप वेरिएशन दे के एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि आपके पास एन किसके इक्वल होगा? 1 2 3 4 5। इसके साथ आप इसके डिफरेंट मेजरमेंट चेक कर सकते हैं, और जो एनर्जी आपके पास आएगी, अगर 1 यूज़ करते हैं तो एप्सिलॉन नॉट, 2 यूज़ करते हैं तो 2 एप्सिलॉन नॉट, 3 यूज़ करते हैं तो सेम इसी तरीके से आप 5 एनर्जी स्टेट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसका अगर आप पॉसिबल प्रोबेबिलिटी आउटकम्स चेक करना चाहते हैं तो ये फार्मूला जो यहाँ पे दिया गया है, ये फार्मूला आपने इक्वेशन 3.31 में रीड किया था। ये जो आपके पास ये दिया हुआ है पी एन इज इक्वल फाई एन साई एन और साई होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय साई और साई। ये साई और साई का जो आपने वेक्टर निकाला है, ये आप इसकी वैल्यू याद होनी चाहिए 15/9। ये हम जब इसे डिवीजन फॉर्म लिखेंगे ये क्या हो जाएंगे? उलट हो जाएंगे, 19/15 हो जाएगा। और ये आपस में जब आप मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट वेक्टर को विद स्टेट वेक्टर, जब मल्टीप्लाई करेंगे सिर्फ फाइव 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। फाइव 1 जब फाइव 2 वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई होगा डायरेक्ट डेल्टा फॉर्म में आपके पास क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सिर्फ 1 के साथ ही रिजल्ट आएगा इसका। सेम इसी तरीके से बाकी आप इसके प्रोबेबिलिटी आउटकम चेक कर सकते हैं। फाई 2 जब यूज़ करेंगे तो साई 2 में जो आप फॉर्म ये आपके पास जो दी हुई है गिवन, ये सिर्फ इसी के साथ ही मल्टीप्लाई होगा, या बाकी सब के साथ क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इस तरीके से आप इसके प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि आपके पास एवरेज रिजल्ट आया है 4/15, 2/15, 3/15 एंड 5/15। ये इसके प्रोबेबिलिटीज हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट जो हमने सेकंड स्टेप में फाइंड करना था, एवरेज एनर्जी सिस्टम फाइंड आउट करना था, उसको आप क्या करेंगे? जितनी आपके पास प्रोबेबिलिटीज आई हैं उनके साथ उसे मल्टीप्लाई करेंगे और आप एवरेज एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे कि आपको इक्वेशन में दिखाया गया था। ये जो आपके पास इक्वेशन थी एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए, एन एप्सिलॉन नॉट जो आप एनर्जी स्टेट यूज करेंगे, यहाँ पे आपके पास पी ऑफ जे ई जे, ठीक है, जे इज इक्वल 1 पी जब 1 पुट करेंगे तो जो प्रोबेबिलिटी का आपका रिजल्ट आया है फर्स्ट प्रोबेबिलिटी का 1/15, ये वैल्यूज हमने यूज करनी है और मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास 1 एप्सिलॉन नॉट के साथ। जो सेकंड रिजल्ट में आप यहाँ यूज़ करेंगे और P2 का जो रिजल्ट आया है और 2 एप्सिलॉन नॉट के साथ इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 4/15 रिजल्ट आया और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये आपके पास रिजल्ट आता जाएगा और फाइनल रिजल्ट क्या आएगा आपके पास 52/15। ये आप इसे कह सकते हैं कि आपके पास ये क्या है? एवरेज एनर्जी है किसी भी सिस्टम की। तो इसके साथ आप इसकी हैमिल्टोनियन फॉर्म भी फाइंड आउट कर सकते हैं। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर यूज करते हुए उसकी एवरेज एनर्जी क्या बनेगी, वो सेम वही ऑपरेटर जब आप यूज करेंगे हैमिल्टोनियन फॉर्म में
ये साई और साई ये इस स्टेट को आप यूज़ करेंगे, ये डिवाइड हो रही है, आपके पास रिजल्ट आएगा 19/15, जो कि 15/19 था। ये डिवीजन फॉर्म में 19/15 आ गया। और इसके साथ आप जो वेरिएशन लेंगे 1 से 5 तक हैमिल्टोनियन ऑपरेटर में रहते हुए, ये जो हैमिल्टोनियन के रिजल्ट आए हैं, ये जितने भी आपके पास रिजल्ट आए हैं हैमिल्टोनियन फॉर्म में, इसे मल्टीप्लाई करेंगे, न इसका एवरेज सम निकालेंगे, 19/15 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपके पास रिजल्ट आएगा 52/15 एप्सिलॉन नॉट, वेयर द वैल्यूज ऑफ कोफिशिएंट ए एन आर लिस्टेड। यहाँ पे जो आपके पास ये जो वैल्यूज बताई जा रही है 1/19, 1/18, ये एन स्क्वायर के आपके पास वैल्यूज हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास टाइम एवल्यूशन ऑफ द सिस्टम स्टेट। टाइम एवेल्युएशन ऑपरेटर, किसी भी सिस्टम में आप जो किसी के ऑब्जेक्ट के मेजरमेंट कर रहे हैं, स्मॉल ऑब्जेक्ट्स हम यूज़ करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में। वो एक कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो एक लिमिट तक एक अपनी हद उनका टाइम होता है वहाँ तक वो मौजूद रहते हैं, उसके बाद क्या हो जाते हैं, एक्सपोज हो जाते हैं। सेम इसी तरीके से हम यहाँ पे कुछ ऐसी स्टेट यूज़ करेंगे जो हम इजीली किसी भी ऑब्जेक्ट की मेजरमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। वी वांट टू एग्जामिन हियर हाउ क्वांटम स्टेट्स इवॉल्व इन टाइम, दैट इज द इनिशियल स्टेट psi t naught. How does one find the state psi t at any time t? किसी भी स्टेट की आप एवरेज टाइम या ये स्टेट को अपने सेटल होने में कितना टाइम चाहिए, एवरेज टाइम हम फाइंड आउट करेंगे। Two states can be related by means of linear operator u। यहाँ पे जो आप ऑपरेटर यूज कर रहे हैं u लीनियर ऑपरेटर है। लीनियर ऑपरेटर को आप यूनिटरी ऑपरेटर भी कह सकते हैं, उस वक्त कह सकते हैं जो आपका इनिशियल ऑब्जेक्ट है, इनिशियल स्टेट में जो उसके एवरेज टाइम है और फाइनल स्टेट में उसका जो एवरेज टाइम है, अगर वो आपके पास सेम हो जाता है तो जो ऑपरेटर यूज़ किया जा रहा है लीनियर ऑपरेटर, वो आप कह सकते हैं कि आपके पास क्या है, यूनिटरी ऑपरेटर के तौर पर यूज़ किया जा रहा है और इसका जो आपके पास टाइम है वो कांस्टेंट है। जी, साई ऑफ टी ऑपरेटर जो आपने यहाँ पे कैट यूज़ किया गया, स्टेट यूज़ किए गए यूनिटरी ऑपरेटर के साथ इसे मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर ऑल एट टी ग्रेटर देन टी नॉट, जो कहते हैं इनिशियल टाइम जो है वो आपके पास लेस होना चाहिए, जो कोई भी आपके पास बाद में टाइम जहाँ पे ऑब्जेक्ट स्टॉप होगा वो ऑलवेज क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए। टी ग्रेटर देन टी नॉट इनिशियल टाइम से क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। ऑपरेटर टी नॉट इज नोन एज द टाइम एवेल्यूशन ऑपरेटर और पैराकोरेटर। वही इनफेयर दैट अगर आपके पास इनिशियल टाइम दोनों का हो जाता है सेम, तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, लीनियर यूनिट ऑपरेटर हो जाएगा, वेयर आई इज द यूनिट ऑपरेटर इन द इक्वेशन जो आपके पास 3.5 में नजर आ रहा है। सेम इसी तरीके से जो हम यूज़ करते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन की, पहले भी हमने बात की थी, जो कि आपके पास क्वांटम मैकेनिक्स की बुनियाद ही श्रोडिंगर इक्वेशन पर है। ये इसके बारे में हम इक्वेशन जो श्रोडिंगर इक्वेशन थी उसकी स्टडी की थी। यहाँ पे हम उसका टाइम एवेल्युएशन चेक करेंगे यूजिंग द हैमिल्टोनियन ऑपरेटर एच को यूज़ करते हुए हमारे पास जो रिजल्ट आता है, फाइनल रिजल्ट आता है किसी भी स्टेट में रहते हुए, उसका डिपेंडेंट फॉर्म में ये आपके पास रिजल्ट आता है 3.57 इक्वेशन में, ये जो आपके पास नज़र आ रहा है। द इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डिपेंड्स ऑन वेदर और नॉट द हैमिल्टोनियन डिपेंड्स ऑन टाइम। अगर जो आपके पास मौजूद है, जो सिस्टम आपके पास मौजूद है, उसके ऊपर हैमिल्टोनियन इक्वेशन अगर डिपेंड नहीं होती, टाइम एवेल्युएशन में आपके पास एवरेज टाइम रिजल्ट ठीक तरीके से नहीं आता, तो क्या करेंगे आप उसका सिंपल इंटीग्रेट करेंगे और उसके इनिशियल कंडीशन वैल्यूज पुट करने के बाद उसका रिजल्ट आप फाइंड आउट करेंगे, जो कि आपके पास कैसे फाइंड आउट होगा, इक्वेशन 3.58 में यहाँ पे आपके पास स्टेट फॉर्म में दिया हुआ है, रेस पावर माइनस आई टी माइनस टी नॉट फाइनल माइनस इनिशियल टाइम
और एच हैमिल्टनियन ऑपरेटर डिवाइडेड बाय एच, एच प्लॉन्क कांस्टेंट है जिसके आप वैल्यू 6.63 मल्टीप्लाई 10⁻34 यूज़ कर सकते हैं। और साथ में आपके पास इनिशियल स्टेट ऑपरेटर वेक्टर जो यूज़ किया वही आपस में क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। और फाइनली जो रिजल्ट आपके पास आया है 3.58 में, आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं फॉर फाइनाइट टाइम ट्रांसलेशन। किसी भी ऑब्जेक्ट को फाइनाइट टाइम, उसका फाइनल टाइम फाइंड आउट करने के लिए ये आप इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे एच डिपेंड ऑन टाइम इंटीग्रेशन, ठीक है, बिकम द लेस ट्रिवियल। अगर आपके पास टाइम इंटीग्रेशन में स्मॉल ऑब्जेक्ट यूज़ किए गए हैं तो आप एच को एज अ टाइम डिपेंडेंट वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं। और नोट दैट यूटिलिटी नॉट इज अ यूनिटरी ऑपरेटर। यूनिटरी ऑपरेटर को जब उसके कॉन्जुगेट या हर्मिशन ऑपरेटर के साथ आपस में जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आपके पास क्या आएगा, यूनिट ऑपरेटर 1। और ये आपस में ये क्या होगा, या यू ट्रांसपोज या कॉन्जुगेट जो इसके लिया गया, हर्मिशन लिया गया, वो किसके इक्वल होगा, यू इनवर्स के लिए। ये था आपके पास टाइम एवेल्युएशन और मेजरमेंट इन क्वांटम मैकेनिक्स। किसी भी ऑब्जेक्ट की मेजरमेंट कैसे की जाती है क्वांटम मैकेनिक्स में, उसके लिए कौन सी कंडीशन होना चाहिए, ये आप लोगों ने आज स्टडी किया। अल्लाह हाफिज़।